जय हिंद। ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को हम लोगों ने पीछे के टॉपिक पे समझा था दोस्तों। लास्ट का वीडियो आप देखेंगे, हमारा ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमारा एक्सक्लूसिव टॉपिक था और उससे लास्ट टॉपिक आपको सेकंड लास्ट मिलेगा हीट बजट के ऊपर। और इससे आगे हम लोगों को समझना था दोस्तों ओजोन लेयर के बारे में। तो इसके आगे का आज का हमारा टॉपिक है ओजोन के ऊपर है। ग्लोबल वार्मिंग तो निश्चित रूप से बढ़ रही है दोस्तों, पर ये ओजोन लगातार घट रही है। आखिर इसके घटने से होगा क्या? घट रही है तो क्यों घट रही है? कौन से फैक्टर हैं, कौन से कारण हैं जो लगातार इसको नष्ट कर रही है? समझते हैं इसको बिल्कुल आसान भाषा में। ओजोन पे चर्चा करने से पहले दोस्तों ये समझ लेते हैं कि यह मिलता कहाँ पे है, यह पाई कहाँ पे जाती है। हालांकि इसके बढ़ने और इसके नष्ट होने के कारणों पर हम डिटेल चर्चा करेंगे आगे। तो पहले ये समझते हैं कि यह मिलती कहाँ पे है। दोस्तों ओजोन की जो लेयर है वो कुल 3 लेयर में पाई जाती है। आपको पता होगा हमारे वायुमंडल में बहुत सारे लेयर्स, जिसमें ये 3 लेयर में मुख्य रूप से पाई जाती है। मुख्य रूप से नहीं कह सकते, पाई जाती है कह सकते हैं। कुछ इस तरह से आप लोग डायग्राम पे फोकस करना दोस्तों। 3 मंडल में बना रहा हूँ। सबसे नीचे इधर ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर का ये हो जाएगा दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल, और उससे ऊपर हो जाएगा मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। और सबसे ऊपर ये दोस्तों कार्बन लाइन पड़ती है, कार्बन रेखा, जिसके ऊपर मैंने लास्ट टाइम काफी चर्चा भी किया है कई वीडियो में दोस्तों। कार्बन लाइन जिसके बाहर बाहरी दुनिया शुरू होती है, बाहर का स्पेस शुरू होता है। ओजोन की उपस्थिति इसी 3 मंडल में है दोस्तों। यदि आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले ऊपर एक रेखा का निर्धारण किया गया है, जिसे मैंने बताया कार्बन लाइन, जो हमारे जमीन से लगभग 100 किलोमीटर के ऊंचाई पे होती है। हालांकि हमने पीछे के कई वीडियो में इस कार्बन लाइन का जिक्र किया है दोस्तों, तो आप अगर हमारे लास्ट सभी वीडियो देखे होंगे तो आपको कार्बन लाइन के बारे में काफी अच्छा से पता होगा। यह एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने वायुमंडल की 2 संरचना बताई थी। वैज्ञानिक कार्बन ने का कहना था दोस्तों कि इस रेखा के ऊपर यानी ये 100 किलोमीटर से ऊपर आउटर स्पेस है। ऐसे तो स्पेस पूरा का पूरा यूनिवर्स है, हमारी पृथ्वी भी उसी का एक पार्ट है दोस्तों। उसी अंतरिक्ष में हमारी धरती भी आती है। अगर हम कभी भी कहें कि स्पेस में ऐसा हुआ, स्पेस में वैसा हुआ, तो उसमें हमारे पृथ्वी का भी एक अहम रोल होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कार्बन लाइन, जो खुद एक वैज्ञानिक के नाम पर है, इस लाइन से नीचे इनर स्पेस यानी आंतरिक अंतरिक्ष, और इस लाइन के ऊपर आउटर स्पेस यानी बाहरी अंतरिक्ष है। तो ओजोन लेयर कहाँ है? ओजोन लेयर इस 3 लेयर में पाई जाती है दोस्तों, मेजो, स्ट्रेटो एंड ट्रोपो में। लेकिन मुख्य रूप से ये ओजोन का विस्तार हमें देखने को मिलता है धरती की ऊंचाई से 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच का जो मंडल पड़ता है, इसी में ओजोन मुख्य रूप से पाई जाती है। यानी कह सकते हो अधिकांश रूप से समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में ये पाई जाती है। मतलब अगर सीधा सीधा आपसे पूछा जाए ओजोन कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा ओजोन तीनों लेयर में पाई जाती है। लेकिन अगर प्रश्न हो कि ओजोन मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा समताप मंडल, जो कि 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर के बीच में पड़ती है। और यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि इन तीनों मंडल से बाहर के मंडल को अगर आपके ऑप्शन में डाल दिया जाएगा तो और बाकी किसी मंडल में ओजोन नहीं पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 3 मंडल में पाई जाती है और मुख्य रूप से आपको मैंने बता दिया कि ये समताप मंडल में मुख्य रूप से पाई जाती है। दोस्तों ओजोन कहाँ पे पाई जाती है यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते। अब समझने की बात है दोस्तों कि इसकी संरचना कैसी होती है, ये बनती कैसी है। आप सभी को पता होगा कि हमारे वायुमंडल में एक गैस पाई जाती है O2 यानी ऑक्सीजन, जो कि लगभग हमारे वायुमंडल में इसकी मात्रा पड़ती है 20.93%। इसको एक रफ आइडिया में 21% मान लेते हैं कि हमारे वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है। इतना तो सबको पता होगा दोस्तों, फिर भी उनके लिए जिन्हें कुछ कंफ्यूजन है ऑक्सीजन को लेके, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, यानी इसके 2 एटम्स, एक O एक एटम, दूसरा O एक एटम, और इस दोनों एटम को मिलकर बनता है O2, जिसे हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं। यह 2 परमाणु से मिलकर बना होता है O2, वह गैस जिसे हम ग्रहण करते हैं, जीने के लिए जरूरी गैसेज ऑक्सीजन। अब आगे क्या होता है? होता यह है दोस्तों कि O2 यहाँ भी है, O2 यहाँ भी है, O2 यहाँ भी है, यह भी है O2, यह भी है O2। मतलब हमने कुछ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को आपके सामने पेश किया है, रखने की कोशिश की है ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। अब समझने की बात यह है दोस्तों कि ऐसे तो सूर्य से हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी किरणें आती हैं, कई सारे रेज आती है। उन्हीं में एक रोशनी होती है, एक रेज होती है UV रेज यानी अल्ट्रा वायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें। आपको पता ही होगा हमारे सूर्य से गामा रेज आती है, एक्स रेज आती है, UV रेज आती है, इंफ्रारेड रेज आती है, विजिबल रेड आती है,
रेडियो वेव भी आती है। वैसे तो सूर्य से बहुत सारी किरणें आती हैं जिनके नाम भी अलग अलग रख रखे। उन्हीं में से एक होती है दोस्तों पैराबैंगनी किरणें, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो आगे होता यह है दोस्तों कि सूर्य से जब यूवी रेज आती है तो मान के चलो इस ऑक्सीजन से टकराती है तो होता क्या है, जब ये टकराती है दोस्तों तो ये हाई एनर्जी यूवी रेज को ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद ऑक्सीजन अब अनस्टेबल हो जाता है। इस हाईली यूवी रेज को सोख तो लेता है, एब्जॉर्ब तो कर लेता है, इसके बाद ये खुद में अनस्टेबल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है और स्थिरता के बाद वो ऑक्सीजन टूट जाती है। इस प्रकार से ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। जो दो एटम मिलके O2 बना था ऑक्सीजन, ये दोनों हाईली प्रेशर से ये टूट जाते हैं, एब्जॉर्ब करने के बाद टूट जाते हैं और ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जिनके मिलने से ये O2 बना था। अब ये जो O है यानी ऑक्सीजन का एक एटम, ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों हाईली रिएक्टिव होता है। ये किसी के साथ भी ये ऑक्सीजन तुरंत रिएक्ट कर जाता है। और ये एटम कितना रिएक्टिव होता है, ये ऑक्सीजन का एटम, अब आप लोगों ने शायद दोस्तों पढ़ रखा होगा, यह किसी के साथ भी तुरंत का तुरंत रिएक्ट कर जाता है। जी हाँ, किसी के साथ भी। जैसे कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर के साथ रिएक्ट कर सल्फर डाइऑक्साइड। लोहे के साथ भी ये रिएक्ट करता है, तभी तो आयरन ऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन के साथ भी पानी बना देता है दोस्तों, H2O, जल क्या है, इसी ऑक्सीजन के हाईली रिएक्शन से तो जल बनता है। दोस्तों ऑक्सीजन एक ऐसा एटॉम होता है जो मतलब कह सकते हो 96% से भी ज्यादा चीजों के साथ ये रिएक्ट कर जाता है। भैया जब मरने के बाद जीव जंतु सड़ने लगते हैं, हमारी बॉडी मरने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाए तो वो सड़ने लगती है। इसके कारण होता है, इसके लिए भी तो यही ऑक्सीजन जिम्मेवार होता है। ऑक्सीजन के रिएक्शन से ही तो इसके जो हाई रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसी का यही तो जिम्मेदार होता है हमारे बॉडी को सड़ाने में। अब आगे होता क्या है दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन टूटकर जो दो एटम के रूप में टूटे थे, वो घूमते मान लो दूसरे ऑक्सीजन या और भी जो यहाँ पे ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे टकरा जाता है ये टूटा हुआ एटॉम और रिएक्ट करके बन जाता है O3 और इसी O3 को बोलते हैं ओजोन। इसी प्रकार से उसका दूसरा एक्शन भी होता है दोस्तों। ये एटॉम हमेशा घूमते रहते हैं, टूटते हैं, रिएक्ट करते हैं और किसी दूसरे O2 के साथ मिलके ये जुड़ जाके O3 बना लेते हैं और इसे ही हम लोग ओजोन कहते हैं। O3 मीन्स ओजोन, यानी यहीं से जन्म लेता है ओजोन, O3। ओजोन की शुरुआत इसी प्रकार से हुई थी और यही प्रक्रिया बाकी के मॉलिक्यूल्स के साथ भी चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारी वायुमंडल में ओजोन की उत्पत्ति हुई, या हो रही है या होती है। एक खूबसूरत बात दोस्तों, इस ओजोन के बनने में 1 दिन नहीं, 100 दिन नहीं, 100 साल नहीं, 1 लाख साल भी नहीं, करोड़ों साल लगे हैं इसे बनने में, तब जाकर ओजोन का विस्तारण हो सका है। अब यह नष्ट कैसे होती है, नष्ट होकर वापस फिर से कैसे बनती है दोस्तों, इसको हम लोग सेकंड पार्ट एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें अब इसके नष्ट होने की प्रक्रिया और कारणों को समझेंगे, एसिडिक रेन को समझेंगे। इस तरह से आपको समझ में काफी अच्छा आएगा। तो एक बार इसको 1 मिनट रिफ्रेश ले लेते हैं दोस्तों, एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं कि ओजोन बनता कैसे है। सूर्य से यूवी रेज आई, हमारे जो वायुमंडल में जितने भी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं O2, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। हाईली रिएक्टिव होने के कारण उसको पहले तो एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब करते ही वो अनस्टेबल होती है और वो टूट जाती है। टूटने पर उसके दो एटम जो अलग अलग हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं, वो आसपास के मॉलिक्यूल्स पे ऐड हो जाते हैं। जो ऑलरेडी उनके आस पड़ोस में जो O2 हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, उनके साथ जुड़कर O3 बना लेते हैं। इसी को ओजोन कहते हैं, O3। तो उम्मीद है दोस्तों ये ओजोन बनता कैसे है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, और ये बिगड़ेगा कैसे और फिर से वापस कैसे बनेगा और इसके बिगड़ने के कौन से सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको सेकंड पार्ट के वीडियो में मैं बनाऊंगा दोस्तों, बहुत जल्दी ही आपको मिल जाएगा। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए जय हिंद।